नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम नमस्कार एमपी। मैं हूं आपके साथ आर्निका जैन। दर्शकों, जैसा आप जानते हैं, हमारा ये जो कार्यक्रम है ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है, यानी आप इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर बात करके। जी हाँ, तो इन पे फ़ोन करके आप अपने मन के प्रश्न भी पूछ सकते हैं और जो चर्चाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी तो हम आपको देते ही हैं। इस कार्यक्रम को हमने कई सेगमेंट्स में बांट रखा है। कई सेगमेंट्स में बांटने के पीछे हमारा मतलब यही रहता है कि ऐसा कोई विषय, ऐसी कोई जानकारी ना रह जाए जो हम आपको दे ना पाएँ। तो पहले सेगमेंट के तहत हम जानते हैं क्या है आज की तिथि। तो चलिए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, वैशाख माह शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी है। तारीख है 4 मई 2023 और दिन है गुरुवार का। दर्शकों, ये तो बात हो गई तिथि की। अब अगर इतिहास की माने तो इतिहास को जो लोग जानते हैं वही लोग भविष्य की तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। तो अगला सेगमेंट होता है हमारा आज का इतिहास के बारे में। तो आइए पलटते हैं इतिहास के पन्ने और जानते हैं क्या कुछ खास हुआ था आज के दिन इतिहास में। 1854 की अगर हम बात करें तो भारत का पहला डाक टिकट आधिकारिक रूप से आज जारी हुआ था। 1896 लंदन डेली मेल का पहला संस्करण आज के दिन प्रकाशित हुआ था। 1924 में आज ही के दिन यानी 4 मई के दिन पेरिस में 8वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और 1927 में आज के दिन अमेरिका में फिल्म कला अकादमी की स्थापना की गई थी, जिसने ऑस्कर पुरस्कारों को देने की शुरुआत करी थी। तो बात तो हो गई इतिहास की। इतिहास के बाद हम बात करते हैं विचारों की, क्योंकि विचारों का शुद्ध होना भी जरूरी है और विचारों को सुविचारों के द्वारा ही हम अच्छा बना सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है कि अगर आप किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो इसका मतलब जीवन का अंत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पिछली बार की तुलना में थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। जी हाँ, तो बात हमने करी है विश्वास की और अपने ऊपर संतुलन रखने की, क्योंकि सुविचार से हमने ये जाना है कि किस तरीके से किसी असफलता के ऊपर हम काम करते हुए फिर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दर्शकों, अगर बच्चों की बात की जाए तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चे कहीं ना कहीं तनावग्रस्त रहते हैं और हर समय उनके ऊपर एक दबाव रहता है कुछ अच्छा करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जी हाँ, तो आज हम बात जो करने वाले हैं वो बच्चों के ही बारे में हम करने वाले हैं कि किस तरीके से बच्चे रोज किसी न किसी मुद्दे पर अपनी चर्चाएं रखते हैं, रोज किसी न किसी संघर्ष से गुजरते हैं। और 10वीं की जो परीक्षा होती है उसके बाद विषय को चुनना उनकी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो आज का जो विषय है वो यही हमने रखा है कि 10वीं के बाद बच्चे कैसे अपने आगे के विषय का चयन करें। और चर्चा का विषय है तो विशेषज्ञ भी होंगे। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री मनीष शर्मा जी, जो कि एक करियर काउंसलर हैं और बच्चों के साथ बहुत समय से जुड़ के उनकी काउंसलिंग करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इस कार्यक्रम में जी। और दर्शकों, जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा चर्चा का विषय है वो भी इसी से कुछ जुड़ा हुआ है। वो है बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल। जी हाँ, क्योंकि स्कूली बच्चे हैं, विषय का चयन करते हैं, नए नए पड़ावों पर जाते हैं, अलग अलग परीक्षाएं देते हैं। तो मानसिक तनाव से गुजरने का उनका किस तरीके से देखभाल की जा सकती है, उनके माता पिता इस चीज़ में कैसे सहायक हो सकते हैं, वो हमारा दूसरा विषय है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुश्री स्मिता कुमारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। स्मिता जी एक मनोवैज्ञानिक हैं और पिछले कई वर्षों से वो मनोवैज्ञानिक तौर पर अपना भोपाल में कार्य कर रही हैं और अलग अलग तरीके से वो बच्चों की इसमें मदद करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, चर्चा की शुरुआत करते हैं और प्रशांत जी से जानते हैं कि आखिर वो क्या बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर विषय का चयन करना चाहिए। आइए जानते हैं। ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप लेके आए हैं इसमें, जिसमें हमारे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और बच्चे भी परेशान होते हैं कि हम सब्जेक्ट का चयन कैसे करें। एक बहुत बड़ी विडंबना होती है जैसे ही बच्चा 9th से में आता है और पेरेंट के मन में ये विचार उत्पन्न हो जाता है कि बच्चे को हम किस फील्ड में भेजें। तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी विषय का चयन करना उस बच्चे से ही आप निकाल सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है। क्योंकि अगर हम बच्चे के इंटरेस्ट के विरुद्ध कहीं पे विषय का चयन करते हैं तो हमें वो जो सफलता मिलनी चाहिए, वो कैरियर मिलना चाहिए, वो हम कैरियर नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं बच्चा परेशान हो जाता है और मानसिक रोगी बन जाता है। किसी उसकी हरकतें अजीब हो जाती हैं। वो चेंजेस आप परिवार में उसको देख सकते हैं। तो बेहतर होगा कि उसकी रुचि के अनुरूप विषय का चयन करें
क्योंकि कभी भी इसमें ये हमारी शिक्षा पद्धति में काफ़ी बदलाव हुए हैं और ऐसा माना गया है कि कोई भी विषय खराब नहीं है बशर्ते आप उसे भली भांति अच्छी तरह से पढ़ते हैं। इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं कि हमें कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चे को कैसा सब्जेक्ट दिलाएं या कैसे हम उसको विषय में ले गए। तो इसमें कई प्रकार की पद्धति अपनाई जाती हैं। एक तो हमें बच्चे को जिस भी करियर में आप भेजना चाह रहे हैं उस करियर के बारे में, उसके भविष्य के बारे में उसको जो संभव जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराएं, उसको ऐसी स्टोरियां दिखाएं, घर में वैसा माहौल बनाएं आप। और दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे का इंटरेस्ट भी हम देखा जाता है कि इंटरेस्ट किस ओर है। कभी कभी हम उसको जो सारी चीज़ें बताते हैं तो उसका इंटरेस्ट उस चीज़ों में नहीं आता है, इंटरेस्ट उसका कहीं दूसरी जगह ही लगता है। जैसे हम अगर बात करें कि बच्चा साइंस फील्ड में जाना को हम भेजना चाह रहे हैं साइंस फील्ड में, लेकिन हम देखें कि बच्चा का जो इंटरेस्ट है वो पेंटिंग्स वगैरह में ज़्यादा है या स्पोर्ट में उसका ज़्यादा है, तो इस चीज़ में हमें उन संभावनाओं को देखना पड़ेगा, बच्चों को उसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे हम किस चीज़ में बच्चों को भेजें। और इसमें परिवार है, अभिभावक अपने परिवार में से ही बच्चे को उसके लक्षण देख के चुन सकते हैं कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है। तो दो प्रकार की चीज़ें इसमें ऑब्जर्व की जाती हैं। पहले तो देखा जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस ओर आ रहा है। जब वो पढ़ने बैठता है, आप उसको कक्षा 10वीं तक तो सभी विषय पढ़ने के लिए होता है, तो आप ये देखें कि उसके विषय में किस विषय में ज़्यादा अधिक मन लगता है, किस विषय को उसके मन पे एक्सप्रेशन खुशी के होते हैं, किस विषय को पढ़ते हुए उसको समय का ध्यान नहीं रहता है, तो बच्चा किस में खुशी महसूस करता है और कॉन्फिडेंटली आपको जवाब देता है। आपको बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और दूसरी ओर आप ये देख सकते हैं कि बच्चे को मन किस ओर नहीं लग रहा है। जब आप उसको कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वो पढ़ाई के दौरान अपने आप को विचलित करता है, बार बार उठ के जाता है, बार बार पानी पीता है या कुछ अन्य एक्टिविटियां उस चीज़ में उसकी दिखने को हमें मिल जाती हैं। तो ऐसे में हम पहचान सकते हैं कि इसका किस विषय में इंटरेस्ट है और किस में नहीं है। अगर फिर भी आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज होते हैं या आपको समझ में नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप कैरियर काउंसलर की सहायता ले सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी प्रशांत जी कि बच्चों का आकलन करते हुए जानें कि वो किस विषय की तरफ रुझान ज़्यादा रखते हैं और उस हिसाब से ही उन्हें आगे के विषय को चुनने का काम दें। और आगे स्मिता जी की तरफ रुख करते हैं। और स्मिता जी, सबसे पहले क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशांत जी ने भी बात करी मानसिक स्वास्थ्य की, तो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य हम किस तरीके से उसका आकलन कर सकते हैं कि कोई बच्चा स्वस्थ है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि मानसिक स्वास्थ्य की पहचान बहुत ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य की पहचान जो हम बात करते हैं वो दो स्तर पे कर सकते हैं। एक तो विशेषज्ञ के स्तर पे और दूसरा जो अभिभावक होते हैं वो बहुत अच्छे विशेषज्ञ माने जाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो जहाँ तक मैं विशेषज्ञों की बात कहूँ तो उसमें कई अलग अलग मनोवैज्ञानिक टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को, अगर कोई ऐसा आता है पैमाना या कोई बच्चे में कुछ दिक्कत आती है तो वहाँ पर जांच करते हैं। और उसमें जनरली जिन बच्चों पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती है तो हम वहाँ पर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जर्वेशन से हम वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे कि हम अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन में अगर हम देखेंगे ये काम हमारे माता पिता जो घर में होते हैं वो बहुत बेहतर देखते हैं। अब यहाँ जो विशेषज्ञ होते हैं उसको बोलते हैं कि भावनात्मक रूप से विकास किस तरह के बच्चे का है, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से, संज्ञानात्मक विकास जो पूरी तरीके से है ओवरऑल उनकी मेमोरी पे काम करता है, उनकी स्मृति जो चीज़ है उस पर काम करता है, परसेप्शन कैसा है बच्चे का, किस तरह से लर्निंग प्रोसेस है, बच्चा कितना अच्छा सीख रहा है, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, ये सारी चीज़ें उस कॉग्निशन में इंक्लूड होता है। इसलिए इसको मानसिक स्वास्थ्य का एक कॉम्पोनेंट है। वैसे ही जब ये बात करें हम कि माँ बाप इस दायरे में क्या करें, वो कैसे ऑब्जर्व करें और कैसे पहचान करें, तो माँ बाप के स्तर पे अगर हम बोले तो ये होता है कि हम सामान्य बच्चों की तुलना में जो बच्चे अगर थोड़ा सा किस तरीके से व्यवहार में कुछ अलग कर रहे हैं, क्या भिन्नताएं ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस चीज़ को नोटिस करने की ज़रूरत होती है। जैसे जनरली क्या होता है, कई बार हम बात करते हैं, हमारे पास कई बार लोग ऐसे आते हैं तो वो देखते हैं कि हमारा ये बच्चा जो है वो देर से बोल रहा है, या कई बार आते हैं कि वो जो समझ रहा है वो नहीं समझ रहा है, तो उस तरीके की चीज़ों को वो ऑब्जर्व करके
देख सकते हैं कि हमारे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य सही तरीके से विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी जी। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एक छोटे बच्चे के भी विकास के जो मील के पत्थर हैं उनको जांचना चाहिए समय समय पर कि वो बच्चा उस स्टेज तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा बिल्कुल। है। इस हिसाब से आप आकलन कर सकते हैं कि आपका बच्चा मानसिक रूप से भी स्वस्थ है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है। बिल्कुल। तो आगे प्रशांत जी हमें ये बताइए कि अभिभावकों की क्योंकि बात चल रही है और कहीं ना कहीं आज भी हिंदुस्तान में कहें कि ट्रेंड है कि पेरेंट्स की बात बच्चे सुनते हैं या एक 10वीं तक के बच्चे का निर्णय पेरेंट्स ही लेते हैं, तो अभिभावक कैसे निर्णय लें या निर्धारण करें कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट को लेकर अपना भविष्य में चुनाव कर सकता है? देखिए, चयन की कुछ एक प्रक्रियाएं हैं कि सब्जेक्ट को चयन कैसे करना चाहिए। इसमें पहले आता है कि बच्चे का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें आप कि उसको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिल रहे हैं। फिर उसके बच्चे को, जैसे अभी मैंने पूर्व में ही बताया, कि उसका रुझान देखें कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में रहता है। उस जब वो विषय जो विषय बच्चा पढ़ता है तो उसके चेहरे पर खुशी कहाँ पर किस विषय को लेके ज़्यादा है, वो कॉन्फिडेंट कहाँ होता है, उसको समय का मालूम नहीं चलता है कि जब वो पढ़ रहा होता है तो उसका इन्वॉल्वमेंट समझ में आ जाता है कि बच्चे को कहाँ पे किस विषय में रुझान है। जी। और अगर पेरेंट इस चीज़ में चाहते हैं कि हम जिस भी फील्ड में वो ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि इसमें जो निर्णय लिया जाता है वो पेरेंट के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। तो कुछ एक केस में ये देखने को मिलता है कि पेरेंट जो है बच्चे को अपना जो डिसीजन है वो थोप देते हैं उसके ऊपर, जबकि बच्चा उससे किसी प्रकार से इत्तेफाक नहीं रखता है। उसका फिलहाल जो मोटिव होता है या उसका रुझान होता है किसी दूसरी तरह होता है, परंतु वो दबाव में, जैसे आपने बताया कि दबाव में भी कभी कभी बच्चा आ जाता है और पेरेंट को हाँ बोल देता है कि ठीक है हम ये सब्जेक्ट ले लेंगे, परंतु उसमें प्रवीणता नहीं होने के कारण से बच्चा हमारा उतना परफॉर्म नहीं कर पाता है जितना कि वो उसकी जो जिसमें खुशी है या जिसमें वो बच्चे का इंटरेस्ट है उस फील्ड में वो बच्चा जा सकता है। जैसे कुछ बच्चों का मन जो है गणित में उतना फिलहाल नहीं होता है, तो बच्चे जो है वो आर्ट साइड में जा सकते हैं, अपने कर सकते हैं, लॉ फील्ड में जा सकते हैं, कॉमर्स लाइन में जा सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, आजकल बहुत सारी इसमें हो गई। तो उस चीज़ को बच्चे को आपको वो जो कैरियर के लिए जो उसका कैरियर बनेगा वो उसको पूरा एक पिक्चर दिखाना होगा कि आप ये करने पे आपके ये अवसर मिलेंगे। अब उससे बिगड़ भी सलाह मशवरा किए, उससे दोस्ताना व्यवहार करने के बाद ही आप डिसाइड करें कि उसको चयन किस विषय का करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने ये बताई, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं माँ बाप अगर निर्णय थोपते हैं तो वो भी गलत है, और अगर बच्चे की भी पूरी तरह से सुने तो बच्चा भी इतना परिपक्व नहीं है कि वो अपने निर्णय सारे ले पाए। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में तालमेल बिठाकर ही बच्चे के लिए सही विषय का चुनाव किया जा सकता है। स्मिता जी, आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य जो है उसकी बात तो हमने कर ली, स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य की भी बात कर ली, पर कैसे पहचान किया जाए कि मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ है किसी बच्चे का, और खासतौर पे स्कूली बच्चों की अगर हम बात करें? बिल्कुल, हमें ये पहचान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का हम जो देखते हैं कि बॉडी या ब्रेन दोनों की जो विकास होती है वो स्कूली एज में लगातार कंटिन्यूअस होती रहती है। तो जब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं, तो माँ बाप बच्चे को जन्म के समय से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारे बच्चे जो होते हैं उनकी एक क्राइटेरिया बनी होती है, विशेषज्ञों के रूप पर भी, माँ बाप के रूप पे भी। तो जैसे हम लोग जैसे जो जांच के लिए इस तरह की चीज़ें आती है तब हम लोग देखते हैं और पूछते हैं माँ बाप से कि क्या इस उम्र में बच्चे ने मुस्कुराना शुरू किया था। तो जैसे कि वो देखते हैं कि बच्चा 1 महीने में थोड़ी सी स्माइल देना शुरू कर देता है, तो क्या वो दिया था, क्या वो रोया था समय पर। इस तरह की चीज़ें जो बेसिक होती हैं, क्योंकि ये बहुत कम एज की है, अगर बच्चा जन्म के समय तुरंत रोता है तो माना जाता है कि ब्रेन में बहुत अच्छी ऑक्सीजन गई है, तो वो बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें हर एक स्टेज पे देखना होता है, और ये ऑब्जर्वेशन इस मायने में भी देखना होता है कि उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास बहुत ज़रूरी है। सारे ये कंपोनेंट को हमें देखना होता है। जनरली क्या होता है कि हम फिज़िकल जो चीज़ें हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आज का विषय है, हम मानसिक स्वास्थ्य पे बच्चों की बात कर रहे हैं, उसमें भावनात्मक और मानसिक और सामाजिक ये इंक्लूड होता है मनोवैज्ञानिक रूप से। तो बच्चा किस तरीके से लोगों से मिल रहा है, क्या बच्चा अपने आप में लीन है, क्या वो किसी तरह की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, या जो सामान्य तौर पे रिस्पांस होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा डिले है, यानी बहुत देर से वो किसी चीज़ की प्रतिक्रिया दे रहा है।
जो सामान्य बच्चे देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि अगर हम साइकोलॉजिकल थ्योरी की भी अगर बात करें तो उसमें भी हर एक स्टेज पर वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि अपना एक दायित्व निर्वाह करने के लिए एक उम्र निर्धारित की गई है कि इस एज में बच्चा क्या प्राप्त करता है, माँ बाप से किस तरह का लगाव प्राप्त करता है, कब वो अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को हम बार बार टोकते हैं तो उसमें अपना निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ जाती है, उसमें शर्म या गिल्ट फीलिंग होने लगती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो हमें ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि क्या बच्चा जो एक नॉर्मल चीज़ें चल रही है उसी के अनुसार वो रिस्पॉन्स कर रहा है या उससे पीछे है या उससे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये भी एक समझने की चीज़ है। कई बार आजकल माँ बाप बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत एक्टिव है और वो एक्टिव होने के चीज़ में कई बार ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे में हाइपर एक्टिव की बिहेवियर भी डेवलप हो जा रही है। तो ये हमें जानना है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है, संतुलन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। अगर वो बच्चा बहुत पीछे है तब भी दिक्कत है, अगर वो बच्चा बहुत चीज़ों में बहुत प्रतिक्रिया कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो रहा है तो भी वो दिक्कत है। तो इन चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात बताई स्मिता जी कि जहां हम शारीरिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान देते हैं, शारीरिक विकास कितना है उसके पहलुओं पे भी बात करते हैं, पर मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो अधिकतर पेरेंट्स को, अधिकतर माता पिता को ये ध्यान देने की जरूरत है कि शारीरिक रूप से विकसित बच्चा मानसिक रूप से भी उतना उसका विकास हुआ है या नहीं हुआ है। और स्मिता जी एक सवाल और मन में आता है कि जैसे आपने बात करी निर्णय लेने की क्षमता, तो ये बचपन से ऐसा क्या करें माँ बाप जिससे निर्णय लेने की जो क्षमता है बच्चे की वो बरकरार रहे, क्योंकि हम एक बहुत लंबे समय तक बच्चों को अपने निर्णय देकर ही उसको ये खा लो, ये बैठो, ये चलो अब पढ़ना है, तो किन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं हम उनकी निर्णय क्षमता को बढ़ा सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा किया, ये सवाल बहुत ही बेहतर है क्योंकि निर्णय क्षमता जो होती है बच्चों में हम बचपन से ही विकसित कर सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि एक उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं कि सीधे तौर पे जब हम लोग बच्चा स्कूल भी अभी नहीं गया है और उसका आजकल पढ़ाई शुरू हो जाता है, घर में भी कुछ कुछ चीज़ें सवाल पूछते हैं, तो कई बार क्या होता है बच्चे को एक फ्रेम में कसने की कोशिश की जाती है और एक सीधे से सवाल कर दिया जाता है ए फॉर एप्पल। जी। अब A4 जैसे ही हम लोग सोचते हैं किसी से पूछेंगे तो अचानक से शब्द आता है एप्पल, लेकिन उस एप्पल के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, बच्चे की जो ब्रेन होती है वो बहुत ही वैज्ञानिक रूप से विकसित होती है, बहुत ही साइंटिस्ट होती है। हम धीरे धीरे उसको रोबोट बनाने की ओर चले जाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ उतने ही इमोशन, उतनी ही चीज़ें, उतने ही टाइम दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि आज के दौर में एक तो जो ये मोबाइल की चीज़ें, टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, जो पेरेंट्स बिल्कुल ही अलग उस चीज़ से हो जा रहे हैं, बच्चे को या तो मोबाइल दे रहे हैं या खुद मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। टीवी चल रही है, सभी अपने अपना टीवी देख रहे हैं। कोविड के दौरान से अभी तक ये जो लत लग गई है कि उस दौरान भी काफ़ी लोगों ने टीवी और टेलीविज़न की चीज़ों को देखते रहे और उसमें लीन हो गए। तो बच्चे अब उसमें उस दौरान के बाद से ऑटिस्टिक बिहेवियर भी बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है और इस चीज़ पे पेरेंट्स को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चे को फ्री करना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि ए फॉर एप्पल, तो ये ना बोलकर बच्चे को आप छोड़ सकते हैं कि अच्छा तुम्हें ए से हमारे घर में या आसपास में क्या चीज़ें मिल रही है उसको तुम ऑब्जर्व करके हमें बताओ। ये ए लेटर है, इसको देखो कि ऐसा लेटर और कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो बच्चे की ये एबिलिटी डेवलप हो रही है कि वो अपने निर्णय से ले सकता है और पूछ सकता है। अगर जैसे हम लोग मैं कई सालों तक बच्चे के डिसेबिलिटी पर भी काम किया है मैंने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से, तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जैसे हम लोग काम करते थे तो बच्चे को सेब की पहचान कराना, तो उसमें सीधे बोलते थे कि अच्छा देखो ये गोल है ना, गोल कहाँ कहाँ है, तो बच्चे वो खुद ढूंढते थे कि माँ की बिंदी है, चूड़ी है, घड़ी है, बल्ब है, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन होते थे। तो क्या होता है इसमें उनके ब्रेन के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने से वो डिसीजन भी ले सकते हैं ना जी। वो वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो ये सही है। जैसे कि हम ये बात करें तो ये कप के शेप भी गोल है, ठीक, तो वो उस तरीके से चीज़ों को बच्चे देखते हैं और सोचते हैं। बच्चे जब अपने निर्णय लेते हैं तब अगर आपको लगता है कि ये गलत है या सही है तो सबसे पहले दो प्रतिक्रिया देखी जाती है कि एक तो ये ज़्यादा हो रहा है आजकल कि बच्चे बहुत जवाब दे रहे हैं जी। देखिए सवाल है तो जवाब तो आएंगे, सही बात है। अगर आपने हमसे सवाल पूछा है हम भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये जवाब कितना सही है, कितना दिशा में जा रहा है, कितना लॉजिकल है, कितना उसमें तर्क है, ये समझना जरूरी है। बच्चा अगर लॉजिक के साथ काम नहीं कर रहा है, बच्चा उस चीज़ को डिफेंस के मोड पे काम कर रहा है, तब गड़बड़ है। बच्चा जवाब दे रहा है, ये गड़बड़ नहीं है, तो बच्चे को वहीं रोक दिया जाता है। आप नहीं बोलोगे, बड़ों के बीच में नहीं बोलोगे,
मैं सभी अभिभावकों से ये गुजारिश करूँगी कि भाई अगर ऐसी चीज़ आपको लगता है कि बच्चों को वहाँ डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, तो बातचीत वो अगर कुछ खटपट हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है, उस चीज़ को भी आप बच्चों के सामने ना करें। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है, बच्चा तो घर से सारी चीज़ों को पहले लर्न करता जी। है, उसके बाद ही हमें समाज में जाता है, स्कूल में जाता है और वहाँ चीज़ों को सीखता है। तो ये इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके साथ में बच्चे के लिए पेरेंट्स को उनके बिहेवियर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। उनके जो बातचीत करने का तरीका है, उनके थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की तरीका है, उनके विचार में क्या बदलाव आ रहे हैं, उनके भाव में क्या बदलाव आ रहे हैं, इन चीज़ों को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करना है। लेकिन ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं है कि उन पे हावी होना, रोक लगाएं। हर चीज़ को रोकना टोकना है। उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। वो खुद आकर आपके दोस्त बनेंगे। और दोस्त बनने की अगर मैं उम्र बोलूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि एज के पास हो, वो बचपन से ही आप डेवलप कर सकते हैं। बच्चे कहीं और जाकर बातचीत करने और ढूंढने की बजाय, चीज़ों को समझने की बजाय, अपने पेरेंट्स से जब स्पेस महसूस करेंगे तो वहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और जहाँ तक हमने निर्णय लेने की क्षमता की बात करी, तो अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो दिशा हमें देना है, दायरे में हमें नहीं बांधना है बच्चों को। जी हाँ, प्रशांत जी आपसे आगे जानना चाहेंगे, क्योंकि कक्षा में विषय चुनने को लेकर तो हमने बात करी ही है, पर कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि किस कक्षा में जाकर वो विषय चुन सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ हमें जानकारी बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जानकारी भी मुझे लगता है कि सभी अभिभावकों को और बच्चों को नहीं है। जी। आपको बताऊं कि कक्षा 10वीं के बाद ही हमें एजुकेशन में विषय चुनने का अधिकार मिल जाता है कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। एक तो 10वीं पास करने के बाद हम अपना विषय कक्षा 11वीं में बदल सकते हैं, और कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं कि जिसमें कक्षा 12वीं में भी हम अपना विषय बदल सकते हैं। और 12वीं करने के बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में भी आप अपना विषय बदल सकते हैं। ये ऐसी सावधान, इसमें कुछ इफ एंड कुछ क्लॉज डले हुए हैं, कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन्हें हमें फॉलो करना होता है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी साइंस से 11वीं में उत्तीर्ण होता है और वो अपना विषय बदलना चाहता है, वो 12वीं में पहुंच के वो समझता है कि उसको कला क्षेत्र में जाना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी एक आवेदन के रूप में सब्जेक्ट चेंज किए गए एप्लीकेशन जिसमें नॉमिनल फीस है माध्यमिक शिक्षा मंडल में, उसको हम भर के उसमें जा सकते हैं। और कुछ एक फील्ड ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें 1 साल का गैप, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो हमारे जो महत्वपूर्ण कक्षा है वो 12वीं मानी गई है। किसी कंडीशन में जो बच्चे 11वीं में नहीं जा पाते हैं, उनमें वो 1 साल का गैप सर्टिफिकेट लगा के भी सीधी 12वीं स्वाध्यायी छात्र के रूप में कर सकते हैं। तो इसमें आपका है कि हम 11वीं में विषय बदल सकते हैं, हम 12वीं में भी बदल सकते हैं, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट करते ही विषय बदल सकते हैं। तो ये जानकारी मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर यही सोचते हैं कि 10वीं के बाद जिस लाइन में हम आ गए हैं उसी को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा और वो एक मजबूरी रहेगी। तो यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, तो उसको नोट करें, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप 11वीं के बाद भी विषय अपना बदल सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि विदेश घूमिए पर उसके पहले देश घूमिए, और देश घूमिए उसके पहले मध्य प्रदेश घूमिए। तो वक्त हो चला है पर्यटन का, तो आइए चलते हैं ग्वालियर की सैर पर। मध्य प्रदेश के भौगोलिक किनारे पर स्थित है ग्वालियर। ग्वालियर भव्य और शानदार इमारतों की एक सीमा प्रदान करता है। ग्वालियर के किले वास्तुशिल्प कौशल और जटिल डिजाइन के महान उदाहरण हैं। ग्वालियर का पहाड़ी किला और ग्वालियर शहर उत्तर भारत के इतिहास के अभिन्न अंग रहे हैं। ग्वालियर किला बलुआ पत्थर की ठोस दीवारों से घिरा लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्वालियर किले में 3 मंदिरों, 6 महलों और कई पानी के टैंक सहित कई ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं। ये लगभग अजेय संरचना और शायद भारत में सबसे सुरक्षित किला था। ये भी भारत में किले के बीच पर्ल के रूप में जाना जाता है। समय के एक बिंदु पर ग्वालियर का किला उत्तर और मध्य भारत के सबसे अजेय किले के रूप में माना गया था। ग्वालियर में पहाड़ी किला चोटीदार आकार में एक एकांत दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में
अन्य तुलनीय पहाड़ियों से घिरे एक पहाड़ी पर बनाया गया है। यह भारत में सबसे बड़े किलों में से एक है। कहा जाता है कि यह किला 8वीं सदी में बनाया गया था। पहाड़ी की चोटी पर स्थित शक्तिशाली ग्वालियर किले से पूरा शहर दिखाई देता है। किले की दीवारें खड़ी ढलान पर रास्ता देती हैं। यह किला कई बार कई लड़ाइयों के लिए एक गवाह रहा है। किले के एक घुमावदार मार्ग है जो लगता है पहाड़ी है, और पहाड़ी में नक्काशीदार जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों द्वारा किले के ऊपर पहुंचा जा सकता है। इसकी दीवारों के भीतर इस गढ़ में मध्ययुगीन वास्तुकला के खजाने कई चमत्कार महलों, मंदिरों और अन्य संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। किले के सबसे प्रख्यात महलों में है आश्चर्यजनक अलंकृत मान मंदिर महल, जिसे मानसिंह पैलेस भी कहा जाता है। ग्वालियर के किले ने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लगभग 500 साल के दौरान ग्वालियर का किला एक शासक से दूसरे शासक के पास चला गया। इसके केंद्र में एक बगीचा है जिसमें महाराज जयाजीराव सिंधिया की एक विशाल मूर्ति संगमरमर के चबूतरे पर बनी हुई है। यह छतरी इटालियन शैली में निर्मित है। महाराज बाड़ा की चारों दिशाओं में शॉपिंग सेंटर स्थित हैं। जनरल पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विशाल भवन, टाउन हॉल और विक्टोरिया बाजार, और महाराज बाड़ा परिसर में सुंदर प्रतिष्ठानों की विशेष सुविधा देखने लायक है। बाड़ा बाजार की खास विशेषता यह है कि यहाँ आने के लिए 7 प्रवेश द्वार हैं। महाराज बाड़ा ग्वालियर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। महाराज बाड़ा की वास्तुकला बड़ी ऐतिहासिक और सुंदर है। इसका कारण है महाराज जयाजीराव सिंधिया का वास्तुकला प्रेम। महाराज जयाजीराव सिंधिया ने महाराज बाड़ा क्षेत्र में विभिन्न शैलियों की 7 इमारतों का निर्माण करवाया था। महाराज बाड़ा में इटालियन, जर्मन, रशियन, मुगलई, राजपूती और चीनी वास्तुशिल्प की प्राचीन इमारतों को देखा जा सकता है। कैसी लगी आपको ग्वालियर की सैर? कहा जाता है ना कि ऐतिहासिक नगरी है, तो बिल्कुल जाइए इन छुट्टियों में ग्वालियर की भी सैर करके आइए अपने परिवार के साथ में। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और स्मिता जी से जानते हैं कि स्मिता जी, स्कूली बच्चों की बात चल रही है, तो अगर बात करें मानसिक तनाव की, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं? और अगर हम जैसे विषय चयन को लेकर आज बात कर रहे हैं, तो करियर के इस फेज पर जहाँ विषय चुनाव हो रहा है, तो उस समय पर खासतौर पर हम अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या जागरूकता हमें रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न के उत्तर दूंगी कि बच्चे को, स्कूली बच्चे को खास करके मानसिक तनाव किस किस चीज़ों से हो सकती है। तो उनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। कुछ चीज़ों को अगर हम विवरण करें तो जैसे सबसे पहले आजकल ये होता है कि माँ बाप दोनों पेरेंट्स जो हैं जॉब में हैं, तो ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र के कारण बच्चे का स्कूल चेंज होता है। तो एक तो फैक्ट ये हो गया कि बच्चे का स्कूल चेंज होता है, तो वहाँ से उसके दोस्त और इन्वायरमेंट सारी चीज़ें चेंज हो रही है। एक फिर से एडजस्टमेंट करने की प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें एक प्रेशर आता है। दूसरा, किसी के घर में अगर घरेलू हिंसा हो रही है, सेपरेट हैं, पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, या कुछ इस तरीके के मनमुटाव चल रहे हैं, तो उन बच्चे पर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके अलावा हम देखें तो बच्चे के इस एज में डेवलपमेंट होती है जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से होती है। तो खास करके आजकल जो एडवर्टाइजमेंट और इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं, उसमें बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा सेमिंग, खास करके गर्ल्स में, जी अभी तो लड़कों में भी आ गई है, लेकिन लड़कियों में ये चीज़ ज़्यादा ही थोपने की कोशिश होती है। तो ब्यूटी को जो देखा जाता है वो उनकी बॉडी से, ब्रेन से कम तुलना की जाती है, तो बॉडी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वहाँ पर बच्चे खान पीन और इन चीज़ों को कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं, और उन डेली की एक्सरसाइज है, जो उनकी रूटीन की चीज़ें हैं, वो चीज़ों को अवॉइड करते हैं। उससे भी ये इम्पैक्ट होता है कि अगर जब बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो मानसिक रूप से ऑफकोर्स ध्यान नहीं दे पाएंगे, वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, तो उनके मानसिक रूप से भी असर होगा। तो ये भी एक तनाव का कॉज होता है। दूसरा, उनका आसपास का प्रेशर क्या है। जैसे कई स्कूल में
पेरेंट्स तो दे ही रहे हैं दबाव, उसके साथ में स्कूल का भी, कुछ स्कूलों का ये दबाव होता है कि वो अपना ग्रेड हाई करने के लिए बच्चों पर लोड दे देते हैं। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो उनकी एक्टिविटी, जो उनकी काम की जो उनकी इच्छा की चीज़ है, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। बच्चे खुद से खेल ही नहीं रहे। पहले गाँव में आप देखते थे बच्चे रेत में खेल रहे हैं, कहीं और जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं। आजकल क्रिकेट भी खेलने के लिए मोबाइल का उपयोग कर लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी भी बंद हो गई है और मेंटल एक्टिविटी भी बंद हो गई है। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चे की जो स्कूल में जो साथ के ग्रुप होते हैं, उनका भी प्रेशर होता है। वो अगर किसी तरीके से आगे बढ़ते हैं या कुछ होता है तो पेरेंट्स या स्कूल में टीचर या कोई भी पब्लिकली कमेंट कर देता है कि उसे देखो वो कितना आगे बढ़ रहा है, तुम क्यों नहीं बढ़ रहे, तुम्हारे भाई आगे बढ़ रहा है, तुम्हारी बहन आगे बढ़ रही है। तुलना, ये तुलना वाली चीज़ जो है वो बहुत, कंपैरिजन जो होती है, वो उस फील्ड में गया है तो तुम भी उसी फील्ड में जाओ बिकॉज वो अच्छा अर्निंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तुलना करके लाती हैं। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं, दूसरे जो आपका प्रश्न था कि कैरियर सिलेक्शन के टाइम में क्या करें और क्यों, मतलब उस टाइम कैसे स्ट्रेस से बचें। तो सबसे पहले हर एक बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है। ये बच्चे को भी समझने की ज़रूरत होती है, टीचर को भी समझने की ज़रूरत होती है और पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत होती है। कई बार अभी ये खास करके बहुत जगह अभी भी ये जागरूकता नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है जी, ऑटिज्म क्या है। ठीक है, सीधे सारे बच्चे को मंद बुद्धि की कैटेगरी में रख देते हैं। तो जो ये एक्ट बना 2016 का, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें ये बहुत सारे 21 डिसेबिलिटी की अलग अलग विवरण की गई है, जिसमें एजुकेशनल की बात की गई है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ बताऊँ, कुछ बच्चों में हो सकता है कि उनको कुछ लेटर को उल्टा लिखते हों जी, जैसे एस और 5 को उल्टा कर दिया, उसमें उनको कन्फ्यूजन हो रहा है। ऐसे कई वर्ड्स होते हैं। कई बच्चे मौखिक रूप से बहुत अच्छा एक्सप्रेस करते हैं, मगर उनको लिखने को बोलो तो दिक्कत होती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर सीधे बोल दिया जाता है कि तुम इस काम को नहीं करोगे, तुम अच्छे नहीं हो जी। तो ये तनाव जो होता है। और उसके बावजूद कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जरूरी नहीं है कि इस तरह की कोई डिसेबिलिटी हो, नॉर्मल भी चीज़ें जो हो जा रही हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट, उनका ब्रेन जो काम कर रहा है वो लॉजिक पे काम कर रहा है, या वो आर्टिस्टिक माइंड के हैं, या किसी अन्य मैथमेटिकल उनका बहुत अच्छा है जी। तो भी वो दोस्त के साथ में, अच्छा मेरा फ्रेंड वहाँ जाएगा, खास करके आजकल ये एक ट्रेंड चल गया है कि हम बाहर बच्चे को भेज के पढ़ाते हैं, जहाँ भी है वहाँ से बाहर भेजने की एक ट्रेंड है। तो उसमें क्या होता है, दोस्त के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, उसके साथ हम ग्रुप करेंगे तो अच्छा रहेगा, फलाने हमारे भाई हैं वहाँ पर, उनके सपोर्ट में उनके कंपनी में जॉब मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, उनके मतलब ये सारे चीज़ जो है एक सपोर्ट सिस्टम उस तरीके से दिया जाता है कि बच्चे का स्वतंत्र रूप से जो उसका क्वालिटी है, जो उसकी काबिलियत है, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो उसको ध्यान में रखना है। बच्चों के लिए विशेष रूप से मैं बोलूँगी, या पेरेंट्स के लिए, आप इसमें बहुत अच्छा अपने लिए निर्णय ले सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, अपनी स्ट्रेंथ के साथ में अपनी वीकनेस को देखिए, और उसके अनुसार क्या अपॉर्चुनिटी है तो हम लोग, और उसमें क्या बाधा है, ये हम लोग शॉर्ट करके एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप, एक बेसिक चीज़ है ये हम सब कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेषज्ञ की उसमें ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना लिस्ट बनाइए, अपने लिए वहाँ पर देखिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और उसके अनुसार आप निर्णय लीजिए। बिल्कुल, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। किसी के प्रेशर में आकर आप उस कैरियर को नहीं चयन करें। आप अपने लिए देखें कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी इंटरेस्ट कहाँ है। बचपन से आपको किस चीज़ को देखकर एकदम से उत्साह आता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और पेरेंट्स को भी कई बार क्या होता है कि हम ये चीज़ नहीं बन पाए तो ये बच्चे बने, हम ऐसा ही चाहते हैं, ये वाली चीज़ ना हो जी। उन्हें एक स्पेस दीजिए कि वो निर्णय लें, क्योंकि जब आप अपने पसंद से, अपने क्षमताओं से कोई चीज़ चुनते हैं तो वहाँ से आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात आपने बताई जी। और देखिए, आकलन जो हम जिस बात में बात कर रहे हैं, कहा जाए तो चिड़ियाँ पानी में नहीं रह सकती और मछली आसमान में नहीं उड़ सकती, और ज़रूरी नहीं है दोनों एक दूसरे से कम हो, अपने अपने क्षेत्रों में दोनों हो सकते हैं। किस क्षेत्र में आपकी क्षमताएं ज़्यादा अच्छी हैं, उसका आकलन करके ही आपको अपने जीवन में निर्णय लेने चाहिए। आगे प्रशांत जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक मन में सवाल है मेरे भी और शायद दर्शकों के मन में भी ये होगा कि बोर्ड का चयन जब हम करते हैं, भले ही वो एमपी बोर्ड हो, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन का एक विषय रहता है कि हम किस बोर्ड का चयन करें, हमारे बच्चे के लिए कौन सा बेहतर रहेगा। ये देखिए, तो बच्चा जब छोटा होता है और उसका जैसे उसके कैरियर के बारे में
पेरेंट्स या अभिभावक ध्यान देने लगते हैं, तो वैसे ही उनके मन में एक सवाल आता है कि हमें कौन सा करियर चुनना चाहिए जी। और कौन सा हमें बोर्ड चुनना चाहिए। तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करियर चुनने के लिए कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें अवसर के अनुसार हम करियर को चुनते हैं, हम क्षमता के अनुसार करियर को ऑप्ट करते हैं और रुचि के अनुसार करियर को ऑप्ट करते हैं, जिसमें उसका एक सपना होता है, एक विज़न होता है कि उसको क्या करना है। तो जो मनोवैज्ञानिकता ये बोलती है कि अगर हम शौक को करियर बना लें तो हम अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, और हमें ऐसे ही उसको अपने बोर्ड को चुनना है कि जिसके कोई बोर्ड की भी कमी नहीं है, सभी बोर्ड बराबर उनका है, उनके कुछ एक सिलेबस को कवर करने का तरीका अलग अलग है सभी में। किसी में भी अगर आप 12th के बाद किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं और जहाँ पर आपके परसेंटेज या किसी भी उसमें आपका चयन होता है किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में, तो कहीं पर भी बोर्ड का इशू नहीं आता है कि आपने किस बोर्ड से किया हुआ है। तो पहले तो ये दिमाग से हटा दें आप अपने कि हमें कोई भी बोर्ड जो आपको ठीक लगता है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में MP बोर्ड चलता है, उसका भी सिलेबस जो है हमारी ज्योग्राफी को देखते हुए, हमारे ग्रामीण परिवेश को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है कि कोई बच्चा पीछे ना छूटने पाए, सारे बच्चे हमारे साथ ग्रोथ करें। क्योंकि जब बच्चा कई बार असफल होता है तो उसके मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि हम इसको क्रॉस नहीं कर पाए। तो MP बोर्ड ने सिलेबस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है कि जिसमें सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा आता है CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड जनरली वो बच्चे या वो फैमिलियां ऑप्ट करती हैं जिनका मूवमेंट इंडिया के अंदर रहता है, वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे का डिस्टरबेंस नहीं होता, उसका सिलेबस उसको डिफरेंट जगह पे चेंज नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे पेरेंट्स को CBSE ऑप्ट करना चाहिए जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हैं जी। और जो मूव नहीं करते हैं वो अपने इसमें MP बोर्ड ले सकते हैं जो MP में ही रह रहे हैं, और उनको ये ऑप्शन भी रहता है वो चाहे तो CBSE बोर्ड में भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लेवल CBSE बोर्ड का एक स्टेप थोड़ा सा आगे है कि जो कि हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए इस बोर्ड के सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। और एक और आता है ICSE बोर्ड, इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है कि अगर किसी पेरेंट का मूवमेंट आज इंडिया में है तो कल अमेरिका में होगा, परसों ऑस्ट्रेलिया में होगा, नेक्स्ट वो किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। ऐसी फैमिलीज़ को, ऐसे बच्चों को ICSE बोर्ड में उनको एडमिशन दिलाना चाहिए ताकि जब वो किसी भी एक देश से दूसरे देश से मूव करें तो उनको सिलेबस में किसी प्रकार का परिवर्तन ना दिखाई दे। तो उस आपकी आवश्यकता और ज़रूरत के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि मार्केट में अगर किसी को पानी पीना है या कुछ प्यास लगती है तो अपने प्यास के हिसाब से वो 200 ml भी उठा सकता है बोतल, 500 ml की भी ले सकता है, 1 लीटर की, 2 लीटर की। तो अपनी उसके मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही हम उस चीज़ को चयन करें। और ये आवश्यक कहीं से कहीं तक आवश्यक नहीं है कि आपको CBSE में लेना है, MP बोर्ड ही लेना है, ICSE लेना है। आपकी जैसी ज़रूरत है वैसा आप सिलेबस ऑप्ट कर सकते हैं। प्रशांत जी, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं यहाँ पर, बाराबंकी से राजेश जी हैं। जी राजेश जी, सवाल कीजिए अपना। हेलो मैम। हेलो जी, अपना सवाल कीजिए। मैम मेरा ये सवाल है, मैम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ। जी हेलो जी, अपना प्रश्न कीजिए। मैम ये जानना चाहता हूँ मैम कौन कौन से सब्जेक्ट लिया जा सकता है मैम? एक बार अपना प्रश्न दोहराइए, क्या कह रहे हैं? मैम मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट को लिया जा सकता है मैम? आपका विषय ले सकते हैं, आपका प्रश्न जायज़ है। आप अगर कक्षा 11वीं में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप कला क्षेत्र में जा सकते हैं। कला क्षेत्र में आपको जिसमें हमारा हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है, इनमें से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, चुन सकते हैं। इसके अलावा आपको जो लैंग्वेज है आपकी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मराठी या जो भी लोकल लैंग्वेज है, उसमें से आप 2 विषय को चुन सकते हैं। इसके अलावा एक हमारी एडिशनल सब्जेक्ट होता है, उसमें हमारा मैथमेटिक्स आता है, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस आती है,
इंडियन म्यूज़िक आता है, ड्राइंग है, एग्रीकल्चर है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, और आपका सोलो परफॉर्मेंस हो, गायन वादन किसी में भी, तो आप इन सब्जेक्ट को ले सकते हैं। अगर साइंस ग्रुप में जाएं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को ले सकते हैं। अगर बायो ग्रुप में जाएं तो बायोलॉजी है, आपका केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री, जूलॉजी है, जो फिजिक्स है, इसमें आप ग्रुप में जा सकते हैं। आप एग्रीकल्चर ग्रुप में जा सकते हैं, आप वाणिज्य ग्रुप में, कॉमर्स ग्रुप में भी जा सकते हैं। तो एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिफाइन किए गए हैं। आपको अगर आप मध्य प्रदेश में जाना चाहें तो मध्य प्रदेश में जो साइट है www.mpbse.nic.in पर आप जाके लॉग इन करके एकेडमिक क्षेत्र में जाके आप उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आप सीबीएसई की भी साइट में cbse.co.in में जाके आप देख सकते हैं कि हमारे एकेडमिक साइट में जाके कि कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आपके बोर्ड की जो भी संबंधित वेबसाइट है उसमें इसकी चीज़ की जानकारी है, तो आप कोई भी अपने रुचि के अनुरूप इस चीज़ को ले सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आते आपको कि आपको किसी काउंसलर की आवश्यकता है, तो हर गवर्नमेंट संस्था में 2 काउंसलर रखे गए हैं, जो कि आपके तहसील लेवल पर, स्कूल लेवल पर भी हैं, तहसील लेवल पर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हैं, और राज्य स्तरीय लेवल पर है। आप किसी से भी उनकी मदद ले सकते हैं। जी, तो मदद के लिए आपके पास सुविधाएं हैं। अगर आप निर्णय नहीं ले पाते तो काउंसलर की मदद से भी आप अपना आगे का निर्णय ले सकते हैं। स्मिता जी, हमें बताइए आगे कि अगर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य की और माँ बाप के या अभिभावकों के रोल की, तो कहाँ तक ये जिम्मेदार है? क्योंकि अगर हम आज के परिवेश की बात करें तो बहुत कम समय माँ बाप दे पाते हैं अपने बच्चों को, और इसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर। तो क्या माता पिता का रोल होना चाहिए? जी, माता पिता का बहुत बड़ी भूमिका होती है एक बच्चे की जो परवरिश है, जो विकास है उस पर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हम लोग अभी तक बात की है कि एक तो उन बच्चों पर प्रेशर नहीं देना है, एक स्वतंत्र दायरा देना है जहाँ पर बच्चे अपने निर्णय ले सकें, सोच सकें, विचार सकें। दूसरा एक चीज़ है कि बच्चे को ये ऑब्ज़र्व करना फीलिंग्स के बारे में, जो बच्चा अभी तक इस तरीके से व्यवहार कर रहा था वो अचानक से क्या हुआ कि ऐसे बदलाव कर रहा है। जी, तो वो ऑब्जर्वेशन देखना है, उसके बिहेवियर में भी, उसके थॉट प्रोसेस में भी, उसके सोचने की प्रक्रिया में भी, वो भावनाओं को कितना एक्सप्रेस कर रहा है, कितना बता रहा है, इस चीज़ों में भी। उसके साथ में जो पेरेंट्स हैं वो उनको कुछ अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे खास करके क्या होता है कि अभी कुछ चीज़ों को सीमित कर दिया गया है कि सिर्फ एजुकेशन ही एक कैरियर हो सकता है, उसके अलावा कोई चीज़ कैरियर नहीं हो सकती है। तो हमारे देश में बहुत अलग अलग तरीके से अगर देखें तो बहुत अच्छे स्तर पे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे स्तर पे गायक हैं, बहुत से लोग हैं जिनके एजुकेशन ने ही उनकी जो रुचि की चीज़ है, जो उनका फील्ड है, वो उनकी पहचान है। बिल्कुल। तो अब इस पे हम देखें तो बच्चे को एक स्पेस दीजिए जहाँ पर वो अपनी रुचि की एक्टिविटी करे, क्योंकि ठीक है 10वीं तक तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, एक साथ वो सारे सब्जेक्ट को लेना है, लेकिन आगे की जो चयन, जैसे प्रशांत जी ने भी बोला कि आगे की जो चयन है सोच विचार के वैसे करना होता है। तो बच्चे में आप बचपन से वो चीज़ देख सकते हैं कि मेरे बच्चे की एक्टिविटी क्या हो रही है, वो किस क्षेत्र में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे के रुचि के अनुसार उनको किसी डांस क्लास में भेज देते हैं, किसी समर कैंप में भी ज़्यादा उन चीज़ों को निखर के आता है, कई बार वो देखते हैं। तो कोई आर्ट में भेजते हैं, कुछ कराटे में भेज देते हैं, कुछ खेल में भेजते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें। कुछ बच्चे को टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो किस टेक्नोलॉजी और दुनिया की सारी चीज़ों को बस ये है कि बैलेंस करके जरूर रखिए, सब कुछ उपलब्ध कराने की कोशिश कीजिए जितना हो सकता है आपके मतलब उसके दायरे के अनुसार, लेकिन उसमें ये ज़रूरी देखना है कि हमारे बच्चे की संतुलन बना रहे, उसमें ज़्यादा चीज़ें उस तरह के बदलाव ना हो। साथ में अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि बच्चे को दिक्कत हो रही है, कुछ बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, और जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ बच्चों में बदलाव के कारण कुछ नुकसान की चीज़ें भी आती हैं। मेरा अगला प्रश्न यही था कि आत्मघाती कदम आजकल बच्चे बहुत जल्दी उठाते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि अगर हम इस पे बात करें, अभी बच्चे की जैसे ही 10th का रिजल्ट आता है, खास करके 12th की रिज़ल्ट आती है, उस समय बच्चों में बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट देखी जाती है। और ये बहुत ही दुखद चीज़ है कि इस बात की गंभीरता को बच्चे, आप लोग भी समझें, पेरेंट्स भी समझें, टीचर भी समझें। हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये जो डिग्री होती है ये ज़िंदगी नहीं होती।
ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ें, तो इसके इतर भी अगर आप यहाँ पर सफल नहीं होते तो सफलता सिर्फ इतनी पैमाना नहीं है, इसके आगे और से रास्ते खुले हुए हैं। होता क्या है, जैसे हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये 3 तरह के शब्द बोलते हैं। स्ट्रेस जैसे थोड़े लेवल पे हुआ, वो एक बैलेंस होता है। जैसे अगर हम किसी चीज़ के एग्ज़ाम है कल, तो जाहिर सी बात है थोड़ा स्ट्रेस तो होना चाहिए ताकि हम पढ़ाई कर सकें, लेकिन उसको लेकर हमारे जो बॉडी है उसमें बहुत सारे रिएक्शन होने लगते हैं। जैसे हाथ में पसीने आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, बहुत बार बार वॉशरूम जाना, दस्त लगना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एंजाइटी के लेवल को हाई करने लगते हैं। उसके बाद जो चीज़ होती है वो होती है धीरे धीरे डिप्रेशन में बदलना। वो बच्चे धीरे धीरे कटने लगते हैं लोगों से, सीधे मतलब जो काम उनको पहले बहुत अच्छा लगता था उस चीज़ से उनकी रुचि ख़त्म होने लगती है। जो वो किसी से बातचीत करते थे वो खुद को अकेले में रहने लगते, बात बात में रोने लगते, चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो ये व्यवहार को भी नोटिस करना पेरेंट्स को ज़रूरी है कि हमारे बच्चे में ऐसे सिम्टम्स तो नहीं हो रहे। कई बार ये बोला जाता है कि जैसे हम फैक्ट की बात करें तो अगर इस तरह के सेल्फ हार्म की जो बच्चों में विचार आते हैं उससे पहले वो कुछ ना कुछ साइन देते हैं। तो साइन और सिम्टम्स की बात करें तो वो देखेंगे कि या तो वो धीरे धीरे यही डिप्रेशन में जाते हुए अपनी रुचि वाले काम को छोड़ना शुरू कर देंगे, साथ में वो क्या करेंगे कि कुछ लोग अपने बहुत पसंदीदा चीज़ों को दूसरों को देना जो कि कभी नहीं देते हैं, उस तरह की चीज़ भी शुरू करते हैं। इसका मतलब होता है कि ठीक है ये सब ले लो, अब मेरे काम करनी है कुछ। तो इस तरह के बिहेवियर तो नहीं कर रहे हैं। क्या वो बार बार रो रहे हैं? क्या वो अकेले में खुद को बंद करके रख रहे हैं? कई तरह के बदलाव उनके व्यवहार में हम देखते हैं। अब इन बदलाव में अगर ऐसा कुछ लगता है, और एक चीज़ मैं और यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी कि यहाँ कहने वाले बहुत लोग हैं जी, मगर किसी को सुनने वाले नहीं। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि सुनने की जो कला है वो विकसित करना जरूरी है। अगर वो कला है आपके अंदर तो आप बच्चों को भी समझ सकते हैं या किसी भी एज को समझ सकते हैं। कई बार साइन बताते हुए कई लोग इस बात को कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, ज़िंदगी बहुत बेकार लग रही है, मुझे जीने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसे जब शब्दों का उपयोग करते हैं तो कई बार इसको मजाक में ले लिया जाता है जी। कई बार आत्महत्या जैसे शब्दों को मजाक में ले लिया जाता है। तो ये मजाक की चीज़ नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी की चीज़ है। वहाँ आपको ठहरना होगा जी। उसको मजाक उड़ाने के बजाय आपको कुछ शब्द बोलना पड़ता है कि ऐसा क्यों, बिल्कुल। क्या और हो माँ बाप गया? को भी कहीं ना कहीं समय देना होगा बच्चों बिल्कुल। को, तभी वो जान पाएंगे कि आखिर बच्चा मानसिक रूप से परेशान तो नहीं है। बिल्कुल। तो इसी में वो ऑब्जर्व करते हुए ही इन चीज़ों को देखें, वो नोटिस करें। और जैसे ही बच्चे कुछ बात करना चाहते हैं तो थोड़ी सी अपनी व्यस्तताएं, बेशक हम सब जीवन में बिजी रहते हैं, मगर वहाँ थोड़ा स्पेस लें और बच्चों के साथ बैठ जाएं। 5 मिनट उनको सुन लें, हो सकता है आपके सुनने से वो फिर से जी उठे। जी। तो ये ज़रूरी है कि उस बच्चे को एक बार सुने और उनकी बातों को समाधान करने के लिए उनकी मदद करें। बच्चे या बड़े कोई भी हो, निर्णय तो वही लेते हैं। काउंसलर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, जो भी व्यक्ति होते हैं वो मदद करते हैं उनको रास्ता दिखाने में। डिप्रेशन में ही व्यक्ति ज़्यादातर आत्महत्या के प्रति भागता है और उसमें बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें यहाँ पर, क्योंकि समय देना अभिभावकों के लिए ज़रूरी है। समय आप लेंगे तो बच्चों की परेशानियाँ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक कॉलर हमसे शायद यहाँ पर जुड़ रहे हैं, क्षमा कीजिएगा कॉलर नहीं है। तो प्रशांत जी, आपसे ये प्रश्न रहेगा आगे कि कोचिंग संस्थानों की अगर हम बात करें तो कोचिंग संस्थानों का क्या महत्वपूर्ण रोल रहता है और किस तरीके से कोचिंग संस्थान जाना ज़रूरी समझा जाता है आज की तारीख में बच्चों के लिए? आज के समय में ये जो बहुत ही विचारणीय और हर घर की एक समस्या बन गया है कि पेरेंट को किसी भी हालत में उसको कोचिंग भेजना है, क्योंकि पेरेंट ने ये मान लिया है, हमारे समाज ने ये मान लिया है कि जब तक बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा तब तक उसके अच्छे अंक नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थाओं को नंबर 1 पर रखा गया है और स्कूल को हम दूसरे नंबर पे लेके आए हैं, जबकि मेरे हिसाब से ये सोचना बिल्कुल गलत है आपको कि हर बच्चे को कोचिंग में जाना। कोचिंग संस्थान सिर्फ आपके छोटे से सहयोग के लिए होती हैं कि जहाँ पे स्कूल से आने के बाद उसको कहीं पर डाउट होता है और बच्चे को इंस्टेंट अपने समस्याओं को हल करना है,
क्योंकि उसको लगता है कि जब तक वो बच्चे की समस्या हल नहीं होती, बच्चा उसमें आगे नहीं बढ़ता है। जी। उसकी ये साइकोलॉजी होती है, जब तक उसको सॉल्व नहीं कर लेता प्रॉब्लम को, वो आगे नहीं, उसका दिमाग वहीं से अटक जाता जी। है। तो ये कोचिंग संस्थाएं उसके लिए बनाई गई थी कि जो ऑफ टाइम होता है उसमें हम उसके ग्रोथ को थोड़ा सा पुशअप दे सकते हैं। जी। लेकिन हमारे समाज ने इसको मुख्य धारा में लेके आए हैं, और आज किसी भी चीज़ में कक्षा 1 केजी से बच्चे को हम किसी ना किसी कोचिंग संस्थान से जोड़ देते हैं, और ये अनऑफिशियली संस्थानें चलती हैं। इसमें भी आपने ये देखा होगा, कोचिंग संस्थानें अपना नाम करने के लिए एक फ़िल्टर टेस्ट लेती हैं बच्चे का, जी। और उस फ़िल्टर टेस्ट में हम उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जिनके परसेंटेज या जो कि जिनका स्तर अन्य बच्चों की तुलना में कम ऊपर होता है। जी। अन्य बच्चों की तुलना में ऊपर है, उनका ऊपर होता selection है, होता है, कम का जी। सिलेक्शन वो लोग नहीं नहीं करते करते हैं, और उसको बोल देते हैं कि आपका सिलेक्शन इसमें नहीं है, आप हमारी मेरिट में नहीं आ पाए हैं। जी। जो उच्च स्तरीय बच्चे होते हैं, डेफिनेटली वो कहीं ना जिस भी एग्जाम में Results बैठते देंगे। हैं तो वो आपको रिजल्ट्स देंगे। बिल्कुल। तो वो ये समझ लेते हैं कि ये रिजल्ट्स उनके कोचिंग संस्थान में आने के जी। कारण से है। तो जबकि वे प्रशांत बहुत- जी, क्योंकि कोचिंग संस्थानों की तो आपने बात करी कि हाँ। वो मदद की तरह तो उपयोग कर सकते हैं, पर उनकी तरह पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए उनके बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल। उनको मुख्य धारा से नहीं हमें जोड़ना चाहिए। जी, जी। तो समय क्योंकि कम है, और मैं एक प्रश्न जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि शिक्षा सलाहकार की मदद हमें कब लेनी चाहिए, और अगर बच्चों को जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? देखिए, आज के समाज में धीमे धीमे ये प्रचलन अब तो शहरों में बढ़ने लगा है, फिर भी गांव में कम है। सरकार भी इसको और काफ़ी प्रयास कर रही है कि हम काउंसलर उपयोग कराएं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे को थोड़ा सा ही बुखार होता है या किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वो डॉक्टर से सलाह लेने पहुंच जाते हैं कि इसको देना चाहिए दवाई। डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करके, क्योंकि जनरल जो बुखार होते हैं वो उनका वायरस ऑटोमेटिक ही 2 से 3 दिन में अपने आप स्वतः नष्ट हो बिल्कुल, जाता बिल्कुल, है। हाँ। लेकिन डॉक्टर की सलाह से उनको ये लगता है कि नहीं, चलिए हम किसी के ऑब्जर्वेशन में डिसीजन ले रहे हैं, तो अपने डिसीजन को पे वो प्राउड फील करते हैं और उनको वो दवा लगती भी है। जी। तो मेरे हिसाब से काउंसलर की भी आप उसी प्रकार से सहायता ले सकते हैं। आपके शहर में सभी जगह पे काउंसलर उपलब्ध हैं। बड़े शहरों में कई प्रकार से काउंसलर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी समस्या, चाहे साइकोलॉजी से संबंधित हो या एजुकेशन से संबंधित हो या आपके भविष्य से संबंधित हो जी। या सब्जेक्ट के चयन से संबंधित हो, किसी भी विषय के लिए काउंसलिंग मिल जाएगी। और शासन ने वैसे आपके स्कूल स्तर पर 2 शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए ट्रेंड किया हुआ है, और आपके तहसील स्तर पर भी काउंसलर बैठते हैं, और उससे अधिक आपके जिला स्तर पर भी काउंसलिंग बैठे हैं, संभाग लेवल पर भी हैं, और हमारे प्रदेश लेवल पर भी हैं। जी। ये इनके आप जो हमारी वेबसाइट्स है mp.bsc.in पर, इस पर आपको टोल फ्री नंबर से उन काउंसलर तक, अगर आप आमने सामने नहीं जा पाते हैं तो उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। आप दूरदर्शन के माध्यम से भी काउंसलर से जुड़ सकते हैं, जी। जो हमारे दर्शक हैं, और कई ऐसे दर्शकों के फ़ोन कॉल्स भी आते हैं दूरदर्शन के माध्यम से, जो कि किस फील्ड में बच्चे को रुचि है, कहाँ जाना चाहिए, किस में कौन सा जी। सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसमें कहाँ उसका करियर का अवसर बन सकता है, इन सभी प्रश्नों के उनको बखूबी उत्तर मिल जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दर्शकों को दी। साथ ही स्मिता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जा सकती है, उस विषय पे आपने भी बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। समय की थोड़ी कमी थी, नहीं तो और प्रश्न आपसे बाकी थे अभी, और चर्चा को फिर कभी हम जरूर जारी रखेंगे। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित रही होगी। तो अगले अंक तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।